Okay, so let's start now. People who have not joined yet, they can will share the recording and they can listen to this one. Okay. See, I think long time back when we started our discussion related to the database, right? So we discussed that uh, what we are going to learn is RDBMS, Relational Database Management System, right? And there are many relational database management systems available in the market, right? See, हम क्यों कह रहे हैं कि relational database management system? Relation means कि हर चीज एक रिलेशन की तरह से अटैच्ड है, राइट? ओके, तो forget about that one, standard definition. जैसे ही RDBMS आपके माइंड में आता है तो हम क्या करते हैं कि हम एक टेप इसको देखो, कहीं भी किसी भी चीज को जब आप पढ़ो तो उसको स्टोरी की तरह से समझो, तो आपको चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी, राइट? तो आरडीबीएमएस में हम क्या कर रहे हैं? आरडीबीएमएस में हम डेटा को टेबल्स की फॉर्म में रखते हैं। ओके, टेबल्स क्या होती हैं? यानी कि डेटा जब भी आएगा तो बेसिकली किसी टेबल के अंदर जाएगा। टेबल्स भी क्या होती है? टेबल्स के अंदर कॉलम्स होते हैं, राइट? तो कॉलम एक ऐसी चीज है, कॉलम को ये मान के चलो कि एक एक काइंड ऑफ बेस है, काइंड ऑफ बर्तन है, जिसके अंदर आप स्मॉलेस्ट एंटिटी है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, राइट? जिसके अंदर आप अपना डेटा स्टोर करने जा रहे हो, राइट? ओके, फील्ड बोल सकते हो, करेक्ट। ठीक है, तो देखो जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो जब तक हमने फिजिकल डेटाबेस क्रिएट नहीं किया है, व्हाट डज इट मीन? फिजिकल मीन्स क्या होता है? फिजिकल मीन्स जब तक आपने एक टेबल क्रिएट नहीं की है, उससे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे लेट्स से अगर हम बात करें कि अपने को एक सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, अभी बना नहीं है, बनाना है, तो जब हम उसकी बात करते हैं तो क्या करेंगे? हम उसका डिजाइन करेंगे कि कौन, है ना? जब हम डिजाइन करते हैं तो उस टाइम पर सबसे पहले जब हम डेटाबेस के बारे में सोचते हैं तो उस टाइम पे वो इसके तीन पार्ट्स होते हैं डेटाबेस के, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल एंड फिजिकल। कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल एंड फिजिकल। कोई मतलब बहुत सिंपल है। कॉन्सेप्चुअल मतलब कि अभी आपके माइंड में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आया है, राइट? अभी आपके माइंड में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आया है। जैसे लेट्स से अगर हम हाई हाई लेवल की बात करें, हम अपना ब्लॉक्स एप्लीकेशन का या सोसाइटी एप्लीकेशन का, तो हमारे माइंड में ये आएगा, चलो ठीक है हम एप्लीकेशन बना लेंगे, फिर हम मोटा मोटा किस किस सिटी के अंदर जाएंगे उसको लॉन्च करने के लिए, और फिर फर्दर एक बार ड्रिल डाउन करेंगे तो उस सिटी में भी हमें कौन से एरिया को कवर करना चाहिए, काइंड ऑफ, राइट? तो कॉन्सेप्चुअल मतलब अभी हमारे माइंड में है, इट इज नोवेयर एल्स, राइट? लॉजिकल, लॉजिकल मतलब ये है कि अब हमने डिसाइड कर लिया है, राइट? कि बॉस यस, हम अपने बिजनेस को इन इन सिटीज में इन इन जगह पर लॉन्च करेंगे, मतलब वो फाइनलाइज हो गया है। कॉन्सेप्चुअल अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, लॉजिकल मतलब फाइनलाइज हो गया है, प्लेस इज ऑल्सो डिसाइडेड, राइट? और फिजिकल ये है कि आपने लॉन्च कर दिया है। ऐसे ही जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो जब हम कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल की बात करते हैं तो उस टाइम पर हम लोग एंटिटी बोलते हैं। एंटिटी, किसी टेबल को क्या बोलते हैं? एंटिटी, ENTITY, एंटिटी, ठीक है? और जैसे ही जब हम उसको किसी डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर देते हैं तो इट बिकम्स टेबल, इट बिकम्स टेबल,
ठीक है। जब भी कभी RDBMS की बात आए तो हमारे माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं like we are going to store data in form of tables, right, in form of tables। अच्छा, अब जब हमने टेबल क्रिएट कर लिया, टेबल्स में क्या होता है, टेबल्स के अंदर हमारे पास कॉलम्स होते हैं, राइट। टेबल का एक तो नाम होगा, राइट। तो टेबल का जो नाम ओरेकल में है, अब डेटाबेस में क्या होता है ना, चीजों को कहीं ना कहीं पे कंस्टेंट लिमिट करके रखा जाता है। जैसे फाइल के अंदर अगर आप डेटा रख रहे हो तो जब जब तक आपकी साइज का जब तक आपकी हार्ड डिस्क का साइज खत्म ना हो जाए तब तक आप उस फाइल के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हो, राइट। पर डेटाबेस के अंदर कुछ कुछ चीजों को लिमिटेड रखा गया है, राइट। जैसे हमारा एंटिटी का नाम या यू कैन से टेबल का नाम इन ओरेकल डेटाबेस, इट कैन नॉट बी मोर देन 30 कैरेक्टर्स। ठीक है, एक टेबल का जब आप नाम लिखते हो, एम्प्लॉय है, सेल्स है, ऑर्डर है, मार्केटिंग है, राइट, सो दैट टेबल नेम कैन नॉट बी मोर देन 30 कैरेक्टर्स। ठीक है, दैट इज फाइन। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके अंदर कॉलम्स डिफाइन करते हो। जब आप कॉलम्स डिफाइन करते हो तो कॉलम्स के भी डेटा टाइप्स होते हैं कि उसके अंदर उस तरह की वैल्यू जा सकती है। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स तीन, डेटा डेटा की तीन फैमिलीज हैं, चाहे वो ओरेकल हो, चाहे वो साइबेस हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो पावर बिल्डर हो। तीन तरह का मेनली डेटा होता है रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। कौन कौन सा, या तो वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा होगा, डेटा टाइप होगा, राइट, डेटा का जो टाइप होगा, या फिर न्यूमेरिक हो सकती है, न्यूमेरिक फैमिली, राइट, और या फिर डेट फैमिली। मतलब तीन तरह की फैमिली हो गई जो अलग अलग है, राइट। स्ट्रिंग, न्यूमेरिक एंड डेट, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक एंड डेट, राइट। अच्छा, फैमिली क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसका फर्दर कैटेगराइजेशन होता है। जैसे स्ट्रिंग में अगर हम ओरेकल की बात करें तो उसके अंदर एक होता है वेरकेर, एक होता है वेरकेर 2, और उसके ब्रैकेट के बीच में यू कैन डिफाइन द साइज, राइट। इस तरह से करके कैर, तो क्या हो गया, तीन तो ये हो गए, कैर, वेरकेर, वेरकेर 2, राइट। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कोई एप्लीकेशन बनाना शुरू करते हैं, राइट, तो उस एप्लीकेशन के अंदर, और वो हमने एप्लीकेशन बनाने के बाद किसी कस्टमर को दे दिया, राइट, उसके बाद हमने उस एप्लीकेशन के अंदर कुछ और फीचर्स डाले या कुछ भी किया, फिर हमने वो कस्टमर को दे दिया। तो जब हम ऐसे करके सॉफ्टवेयर बनाते, उसी के अंदर एनहेंसमेंट्स करते जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुराना वाला चलना बंद हो जाए। हम क्या करते हैं, पुराने वालों को रखते ही रखते हैं, ठीक है, सो दैट, क्यों, क्योंकि अगर जो पुराने वाले कस्टमर्स हैं, अगर वो उस चीज को लेंगे, अगर वो उस चीज को लेंगे तो उनका पुराना वाला चलता हुआ रुकना नहीं चाहिए, है ना, पुराना वाला चलता हुआ रुकना नहीं चाहिए। एनीवे, हम बात कर रहे थे डेटा टाइप्स की। तो डेटा टाइप्स की तीन फैमिलीज होती है। कौन कौन सी फैमिली होती है, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक एंड, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक एंड डेट। डेट के अंदर क्या क्या होता है, डेट एंड टाइम हो गया, या डेट अलग हो गई, टाइम अलग हो गया, राइट। ऐसे ही स्ट्रिंग के अंदर कैर, वेरकेर, वेरकेर 2, राइट, लॉन्ग, क्लोब, ओके, ये सारे डेटा टाइप स्ट्रिंग फैमिली के अंदर आते हैं। सिमिलरली न्यूमेरिक के अंदर स्मॉल इंट, स्मॉल इंट क्या होता है, 0 से 255 तक रख सकते हो, या ओरेकल के अंदर नंबर, NUMBER, राइट, नंबर, नंबर के अंदर भी आप ब्रैकेट में दे सकते हो 5,2, 5,0, 6,2, 6, राइट। उसका मीनिंग ये होता है कि कुल इतने डिजिट्स उसके अंदर आएंगे और 2 डेसिमल तक जाएंगे। तो इस तरह से करके इस तरह के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं अगर कोई बेसिक क्वेश्चन बनाना चाहे तो, कि सपोज आपने किसी टेबल के अंदर, किसी टेबल के अंदर एक कॉलम है, उस कॉलम के अंदर आपने क्या किया, उस कॉलम का जो डेटा टाइप है
वो 5,2 है। वो क्या है? 5,2। तो उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है? तो कभी कभी हमारे माइंड के अंदर डाउट आता है कि मान लो 5,2 है, तो टोटल डिजिट्स शुड बी 5 and 2 digits out of 5 are reserved for decimal point, for decimal point। तो ये चीज एक छोटा सा प्रैक्टिकल के देखने वाली बात होती है टू गेट ए कॉन्फिडेंस, राइट? कि उसके अंदर अगर 5,2 है तो उसमें 999.99 आएगा, या 5 टाइम्स 9.99 आएगा। ये आपको चेक करके देखना। दिस इज अ होमवर्क फॉर यू गाइस, राइट? अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि तो ये ऐसे करके डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक, तो अभी तक क्या समझ में आया? टेबल होती है, टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स के अंदर डेटा टाइप्स होते हैं। परफेक्ट, बहुत इजी है, राइट? ठीक, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आपको सिंटैक्स गूगल के अंदर मिल जाएंगे, राइट? कि भाई टेबल क्रिएट, हाउ टू क्रिएट ए टेबल इन ओरेकल, ये आपको बड़े आराम से वहां से मिल जाएगा, राइट? लेकिन उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद होते हैं कंस्ट्रेंट। उसके बाद होते हैं कंस्ट्रेंट। व्हाट इज दैट कंस्ट्रेंट? कंस्ट्रेंट मींस, कंस्ट्रेंट मतलब होता है, जैसे कि हिंदी में इसका मतलब रुकावट। भाई अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने कोई बिल्डिंग बनाई है, राइट, उसमें आप हर किसी को जाने दोगे, इसलिए आप क्या करते हो? सिक्योरिटी गार्ड रखते हो। सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है कि अगर आपके पास उस बिल्डिंग का आईडी कार्ड है तो वो आपको जाने देगा, अगर नहीं है तो नहीं जाने देगा, राइट? एनीवे, तो डेटाबेस के अंदर भी जब आपने कोई टेबल बनाई और कॉलम बनाया तो अब आप क्या कर सकते हो? उसके अंदर कुछ कंस्ट्रेंट डिफाइन कर सकते हो। जैसे बाय डिफॉल्ट ओरेकल टेबल के अंदर जब आप कोई टेबल क्रिएट करते हो तो, और आपने अगर नल या नॉट नल नहीं डिफाइन किया है, इट मींस दैट दैट कॉलम कैन बी नल, दैट कॉलम कैन बी नल। और अगर आपने उसको नॉट नल डिफाइन कर दिया तो क्या होगा? जैसे ही आप एक रो इंसर्ट करोगे तो जिन कॉलम्स की वैल्यूज आप नहीं दे रहे हो इंसर्ट स्टेटमेंट के अंदर, उसमें वो नल डालने की कोशिश करता है। और अगर उस कॉलम में अगर ये नॉट नल का कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, right, when you created a table you made that column as not null, right? तो उस टाइम पर आप उसमें वो रो फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? कि बिकॉज यू आर नॉट गिविंग द वैल्यू इन योर इंसर्ट स्टेटमेंट, right, for that particular column, but that column says that hey I need some value। और हम क्या कर सकते हैं कि हम जब भी कोई इंसर्ट रो करते हैं, राइट, जब भी हम कोई इंसर्ट रो स्टेटमेंट कॉल करते हैं तो इंसर्ट रो क्या करता है? एक कंप्लीट रो डालता है उसके अंदर विद वैल्यूज, जो भी आप वैल्यूज दे रहे हो। अगर कुछ कॉलम्स की वैल्यूज आपने नहीं दी है तो क्या होगा? उसकी जगह वो नल रखने की कोशिश करेगा। और अगर उस पे नॉट नल कंस्ट्रेंट नहीं लगा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर लगा है तो फिर वो आपको एरर थ्रो कर देगा। तो एक हो गया नॉट नल। ऐसे ही होता है यूनिक की कंस्ट्रेंट। जब आप किसी कॉलम पर यूनिक इंडेक्स बनाते हैं या किसी कॉलम को यूनिक बनाते हो तो वो क्या करता है? वो ये करता है कि उस पर एक यूनिक की कंस्ट्रेंट लगा देगा कि वो वॉट एवर द वैल्यू यू आर गोइंग टू इंसर्ट इन दिस पर्टिकुलर कॉलम, right, you cannot enter that duplicate value, okay, you cannot enter that duplicate value because someone has already used that value in a column। अभी तक सब समझ में आ रहा है? सॉरी, ओके, सो आप
नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि आप जब किसी टेबल के अंदर एक इंसर्ट रो स्टेटमेंट डालते हो, ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो एक सिंगल स्टेटमेंट इंसर्ट इनटू टेबल नेम, राइट, एंड देन वैल्यूज, राइट। तो वो क्या करता है कि एक रो डालता है हमेशा, और जब वो एक रो डालेगा और मान लो कुछ कॉलम्स की वैल्यूज आपने नहीं प्रोवाइड की है, राइट, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर नल डालने की कोशिश करेगा। कंफ्यूज हो गए यार तुम, समझ में नहीं आया क्या? समझा नहीं क्या कह रहे हो यार। हम्म। तो कुश का कहने का पर्पस ये है कि क्या ये जरूरी है ना? क्या ये जरूरी है? तो आंसर इज ये जरूरी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम उसको लिखें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो, अभी क्या है कि अगर ये आपने सीक्वेंस में वैल्यूज दी है तो ठीक है। मान लो अगर मैं ये करूं टू कुश, और कुश का डिपार्टमेंट है एचआर, ये मान लेते हैं, राइट, तो ये फट जाएगा। एक्चुअली करता क्या है, अगर आपने कॉलम्स यहाँ पे डिफाइन नहीं किए हैं, तो ये फिर पोजीशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज मैप करता है। ये मानता है कि टू आईडी के लिए है, पुश नेम के लिए है, और एचआर डीओबी के लिए है। ये तो एक स्ट्रिंग है, और ये क्या है, डेट है, तो ये यही फट जाएगा। समझ गए? तो ये क्या होता है, पोजिशनल मैपिंग होती है। जैसे ही आप यहाँ पे कॉलम डाल देते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, जैसे ही आपने यहाँ पे कॉलम डाल दिया, राइट, आईडी नेम और डीओबी, तो क्या होगा, सॉरी डीओबी नहीं, डिपार्टमेंट, तो फिर वो नेम के अकॉर्डिंग चलने लगता है कि बॉस भूल जाओ पोजीशन मैपिंग को। दो जाएगा इस वाले कॉलम में, कुछ जाएगा नेम में, एचआर में जाएगा डिपार्टमेंट, बाकी कॉलम्स के अंदर नल वैल्यू जाएगी। और अगर कॉलम्स कोई बीच में, जैसे ये नॉट नल डिफाइंड है, तो वो फट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने डीओबी की वैल्यू तो दी नहीं है, राइट। तो हाँ, तो ये है, राइट। तो इस तरह से करके अब हमें अपनी पढ़ाई कैसे करनी है, पीएल सीक्वल की, राइट। तो देखो, पीएल सीक्वल में अगर आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हिसाब से करना है, तो अपने पास एक सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है, और दूसरे डीडीएल स्टेटमेंट होते हैं, और हमारे पास डीएमएल स्टेटमेंट होते हैं, करेक्ट। सेलेक्ट स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो 25% डेटाबेस, पीएल सीक्वल में 25% हो गया समझ लो, और बाकी की जो चीजें हैं, देखो 100% किसी को कुछ नहीं आता है। तो यानी कि कहने का पर्पज ये है, अगर आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट क्लियर है, तो और बाकी चीजें सारी आसान हो जाती हैं। सेलेक्ट क्यों? क्योंकि सेलेक्ट के बहुत सारे वर्जन्स हैं, राइट। जैसे अगर हम बात करें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो हर चीज का आपको मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो स्टार का मतलब ये है कि सारे कॉलम्स उठा लाओ इस टेबल के, राइट। सारे यानी कि सेलेक्ट और फ्रॉम के बीच में अगर स्टार है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक कॉलम मुझे 2 बार चाहिए, ठीक है, तो क्या मैं उसको लिख सकता हूं क्या, राइट। तो तो आंसर इज यस, यू कैन गेट इट, बट होता क्या है कि एक ही कॉलम को 2 बार लिख, कंट्रोल, ठीक है, 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, सेलेक्ट स्टार कॉमा नेम, तो पहले सारे कॉलम्स आ जाएंगे, उसके बाद फिर से नेम को टाइप कर देगा। लेकिन ये वाला भी करके देखना आप, ऐसे चलता है क्या, सेलेक्ट स्टार कॉमा स्टार, मैंने कभी करके नहीं देखा, जस्ट अभी आप लोगों से बात करा था तो मुझे समझ में आया, करके देखना जस्ट सिंपल। एक ये हो गया।
दूसरा यानी कि सेलेक्ट और फ्रॉम के बीच में आप नंबर ऑफ कॉलम्स भी डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं ये कहूं कि भाई मुझे आईडी और नेम ही चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आईडी कॉमा नेम, सिर्फ इससे ऐसे भी करके चला सकते हो। करेक्ट। अच्छा, अब सेलेक्ट वाले स्टेटमेंट में ही एक आपके जो क्लोज होते हैं वो होता है एक लाइक ऑपरेटर, राइट। ऐसे ही जब लाइक होता है तो नॉट लाइक भी होता है, राइट। ऐसे ही आपका एग्जिस्ट होता है, एक ऐसे ही नॉट EXIST एग्जिस्ट होता है, एग्जिस्ट जो भी हो, ठीक है। ऐसे ही आपका इन होता है और एक नॉट इन होता है, राइट। सिंपल है कि अगर मेरे पास ये टेबल है, इसमें मान लेते हैं डेट ऑफ बर्थ 01/01/1990, राइट। सैलरी मान लेते हैं 10,000, राइट। डिपार्टमेंट HR, राइट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। नेम में क्या हुआ, मान लेते हैं दिनेश हो गया, रमेश हो गया, सुरेश, राइट, हर्षित, राइट, और ब्रिज हो गया, राइट। VISH विशाल है, अतुल है, राइट, मुकेश है, हरीश है, या हर्षित है, मान लेते हैं 2 हर्षित है हमारे पास, राइट। अच्छा, एक आपका ग्रुप आई हो गया, और ग्रुप आई है तो हैविंग क्लोज हो गया, राइट। ऐसे ही इससे भी पहले, सबसे पहले तो वेयर क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको इतना अच्छे से समझ में आना चाहिए कि फंडा क्लियर होना चाहिए। तो जैसे ही मैं वेयर क्लोज की बात करता हूं, राइट, पहले डेटा डाल लेते हैं। ठीक है, तो ओके, तो अब जैसे हम बात करें कि भाई वेयर क्लोज के जिनकी सैलरी, ओके, ये क्या 2 लाख होगी मेरी गलती का, 1,00,000 10,000 लाख, 2,39,000 होगी, राइट। तो ऐसे रिकॉर्ड्स दिखाओ जिनकी सैलरी, ओके, एक्स्ट्रा, और राइट अ सीक्वल to get the employee list who are getting salary more than 3 LAKHS lakhs, right। मान लो ये स्टेटमेंट है पहला, करेक्ट। तो आप क्या करेंगे कि देखो, अभी क्या है, एम्प्लॉय क्या है,
टेबल लेबल पर डिफाइंड है, राइट भाई। ये जो क्या हो गया, ये जो आपकी टेबल है, इस टेबल का नाम क्या है, EMPLOY, राइट। तो इस टेबल में क्या है, एम्प्लॉइज है, राइट। तो आपको कौन से रिकॉर्ड्स चाहिए, जिनकी सैलरी 3 लाख से नीचे है, राइट। जिनकी तनख्वाह 3 लाख से नीचे है, यानी कि आपको जो फिल्टर चाहिए, वेयर इज व्हाट, फिल्टर, जो फिल्टर चाहिए वो रो लेवल पे फिल्टर चाहिए। तो याद रखो, जो आपका वेयर क्लोज है, जो आपका वेयर क्लोज है, वो रो लेवल का फिल्टर है, वो रो लेवल पे फिल्टर है। यानी कि आप यहां पे लिखने जा रहे हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज लेस देन 3 lakhs, राइट। तो वो क्या करेगा, देखो डेटाबेस कैसे करेगा, हे चलो पहला रिकॉर्ड देखते हैं, वो उस कंडीशन को ट्रू कर रहा है क्या, इस कंडीशन को ट्रू कर रहा है क्या, यस कर रहा है, ये 3 लाख से नीचे है, उठा लो इसको, दिखा दो इसको। ऐसे करके वो रो लेवल पे कंडीशन लगाएगा। तो कितने रिकॉर्ड्स फिल्टर हो जाएंगे इसमें से, कितने रिकॉर्ड फिल्टर हो जाएंगे, बताओ जल्दी से यार, कितने, एक, यार आवाज ढंग से जल्दी से बोला कर रहा है। और बताओ, और लोग बताओ। अतुल, विशाल, समझ में नहीं आया क्या, सो रहे हो क्या यार, हद है यार। मैंने कहा कितने रिकॉर्ड्स फिल्टर हो जाएंगे, फिल्टर आउट हो जाएंगे, 2 रिकॉर्ड्स यार, ये सोचने में टाइम लग रहा है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार। अरे 2 रिकॉर्ड्स फिल्टर हो जाएंगे, क्योंकि 3 लाख, ये 3 लाख के बराबर है, राइट। बाकी की जो सैलरी है वो 3 लाख से नीचे है। तो कंडीशन को जो मीट करते हैं वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे, और आउट कौन से हो जाएंगे, जो मीट नहीं करते हैं, जो कंडीशन को मैच कर रहे हैं वो रिकॉर्ड दिखाई दे जाएंगे, और जो कंडीशन को नहीं कर रहे हैं वो नहीं दिखाई देंगे, सिंपल। यार दिमाग लगाओ यार, मतलब यार हद है यार। अगर मान लो इस कंडीशन को मैं ऐसे लिख दूं, अभी ब्रिज आपको नहीं बोलना है, और ना ही इसको देवेंद्र को बोलना है। बताओ अतुल कितने, ये अतुल बताएगा, मैं जिसका नाम लूंगा वही मुझे बताएगा। ये जो सीक्वल है, इसमें कितने रिकॉर्ड मिलेंगे मेरे को, अगर मैं कह रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर 1 = 2, और 10 रिकॉर्ड है आपके पास टेबल के अंदर, कितने रिकॉर्ड आपको मिलेंगे, हैं? 1 रिकॉर्ड मिलेगा। विशाल आप बताओ, अगर आपकी ये हाँ, 4 रिकॉर्ड कैसे मिलेंगे, मतलब 10 यानी कि 6 रिकॉर्ड दिखाई देंगे आपको, ऐसा कह रहे हो। अच्छा, और विशाल, ये अतुल के हिसाब से 1 रिकॉर्ड दिखाई देगा, कुछ आप बताओ। अच्छा, आपने ये कंडीशन तो देख लिया ना, वेयर 1 = 2। अच्छा, आप बताओ पवन। अच्छा, अब आप बताओ देवेंद्र। हैं? अच्छा, आप बताओ ब्रिज। सिंपल यार, अभी तो बोला है कि आप क्या करोगे, इस कंडीशन को हर एक रो पर लगाओगे। यार 1 = 2 तो कभी ट्रू होगा ही नहीं,
इसने चेक किया इस रिकॉर्ड पे 1 = 2 है क्या, मतलब पहली बात तो कॉलम तो हमने नाम ही नहीं लिया है, हमने सिर्फ कंडीशन डाली है 1 = 2, लेकिन फिर भी ये हर एक रो पर चलेगी, हर एक रो पर चेक करेगा 1 = 2 है क्या, अरे 1 = 2 कभी होता ही नहीं है, तो इसलिए हमें एक भी रिकॉर्ड दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमें सेलेक्ट स्टेटमेंट में एक भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। यार वेयर क्लॉज को समझो यार, वेयर क्लॉज का पर्पस समझो यार, वेयर क्लॉज का पर्पस क्या है, क्या कर रहे हो? अरे यार इसमें मैंने कॉलम नहीं लिया है ना, 1 = 2 बोला है मैंने, से 1 = 2 का मतलब होता है न्यूमेरिक वैल्यू, 1 = 2 होता है क्या, 1 = 1 होता है। सैलरी सोच क्यों रहे थे यार, मैं तो दिखा रहा हूँ आपको। विशाल, विशाल और अतुल समझ में आया? क्यों, इसमें कितने रिकॉर्ड मिलेंगे इसमें, क्यों नहीं मिलेगा एक भी रिकॉर्ड? अच्छा हाँ, और कोई पूछ रहा था इसमें कुछ? हाँ, किसी और का कोई डाउट? नहीं, अप्लाई सिंटैक्स तो ठीक है ना भाई, सिंटैक्स ठीक है। देखो होता क्या, दो चीजें होती हैं जब आप कोई सीक्वल लिख करके एग्जीक्यूट करते हो किसी डेटाबेस में, तो सबसे पहले वो सिंटैक्स चेक करता है कि इसका सिंटैक्स ठीक है क्या। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने सेलेक्ट फ्रॉम स्टार एम्प्लॉय लिख दिया है, राइट? भाई जो चीज जहां आएगी वो वहीं आएगी ना, फ्रॉम के बाद ही टेबल आना चाहिए ना, और फ्रॉम के बाद ही वेयर आना चाहिए। तो सिंटैक्स ठीक है, लेकिन कंडीशन आपने ऐसी डाल दी कि ये कहीं भी ट्रू नहीं हो रही है। अब चलो एक और कंडीशन देता हूं, राइट? वेयर 1 = 1, विशाल कितने रिकॉर्ड्स रिटर्न होंगे इसमें, केवल विशाल बताएंगे। नहीं, स्क्रिप्ट तो रन, अभी मैंने कंडीशन चेंज कर दी है, 1 = 1 आप देख रहे हो ना, मैंने किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर वन, तो कितने रिकॉर्ड्स मिलेंगे मेरे को इस सेलेक्ट स्टेटमेंट से? अच्छा अतुल बताओ। अबे यार कहाँ से दिमाग लाए हो तुम लोग, चराने भेज दिया, चरने चला गया क्या तुम्हारा दिमाग कहीं घास? आप बताओ कुछ, जिससे पूछना वही बताएगा। सिंपल, सारे रिकॉर्ड मिलेंगे, क्योंकि 1 = 1 इज ऑलवेज ट्रू, 1 = 1 इज ऑलवेज ट्रू, इसलिए सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे। अबे यार भाई क्या करोगे यार तुम लोग। अब अगर मेरा ये इस तरह से है, 1 is less than 2, पवन, मैं यार जिससे पूछूंगा वही बताएगा भाई। ठीक है हाँ, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू हो गई, राइट? इस बार अतुल बताएंगे। अतुल ये आप लास्ट वाला सेंटेंस देख पा रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर 1 is greater than 2, कितने रिकॉर्ड मिलेंगे इसमें? आधे रिकॉर्ड में, आधे मतलब क्या होता है यार, 10 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 6 मिलेंगे, 4 मिलेंगे? आप बताओ विशाल। हाँ बताओ अतुल को क्यों नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं?
हाँ, बस यही मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, लाइफ में कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। वन, आधे क्यों किस हिसाब से बता रहे थे अतुल तुम? क्या ग्रेटर देन के हिसाब से? वन आधा बड़ा होता है क्या दो से? अबे यार अतुल भाई, अभी हमने बताया कि आपको आंख बंद करके इस कंडीशन को देखना है। क्या ये कंडीशन किसी रिकॉर्ड के जिसके लिए ये रिकॉर्ड के लिए ट्रू होगी वो रिकॉर्ड दिख जाएगा या एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, जिसके लिए नहीं होगी वो नहीं आएगा। सिंपल, राइट? तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है। जब वन इज ग्रेटर देन टू कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता, राइट? तो इसलिए जब होगा नहीं तो वो किसी भी रिकॉर्ड के लिए ट्रू नहीं होगा, तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो वेयर क्लोज क्या है? रो बाई रो चलता है, राइट? ये समझना जरूरत है और उस कंडीशन को देखना है अपने को। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि तो इस तरह से करके सेलेक्ट स्टेटमेंट चलता है गाइस। ठीक है, और अब मैं कहूं कि भाई मुझे, तो ये हो गया वेयर क्लोज, कि मुझे ऐसे लोग चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट, ये सारे के सारे आप रन करके देखना आपने जो भी है। सेकंड इज के मुझे गेट दी डी डिपार्टमेंट वाइज सैलरी, राइट? नहीं, अभी ये बाद में आएगा। इसको दूसरा स्टेटमेंट ये लाइक वाला बताता हूँ, है ना? लाइक वाले में मुझे चाहिए कि जिन ऐसे एम्प्लॉइज बताओ जिनके पीछे ई एस एच आता है, जिनके पीछे ई एस एच आता है, राइट? गेट द एम्प्लॉइज नेम विच हैज ई एस एच इन द एंड, राइट? तो मेरा क्या होगा? SQL स्टेटमेंट select name from employee where name like, क्या होगा ब्रज मोहन? ऐसे कह रहे हो? दोनों तरफ? आप बताओ देवेंद्र। हाँ, शाबाश भाई। अगर मैं इसमें अगर ESH परसेंट लगा दूंगा तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि मुकेश भी आएगा, ये तो आएंगे ही आएंगे। अगर मान लो RAMESHEND करके होता, रमेश एंड, राइट? तो ये भी आ जाता। मैंने क्या कहा है अपनी सीक्वल में? इन दी एंड, जो ESH से एंड हो रहा हो, तो इतने से काम चल जाएगा, परसेंट ESH। और मान लो अगर मुझे शुरू में देखना होता कि जिसका नाम ESH से शुरू हो रहा है, तो मैं क्या करता? ऐसे कर देता। और अगर मैं ये कहता कि भाई कहीं पे भी ESH आ रहा हो, तो मैं ऐसे कर देता। ठीक है, तो उसका मतलब समझते हैं हम, राइट? और फिर ऐसा करके प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी चीजें याद हो जाती हैं, सिंपल। अच्छा, इसमें नहीं, दोनों तरफ लगाना पड़ेगा ना, है ना? वो लाइक का मतलब ये है कि भैया परसेंटेज आपको लगाना ही लगाना है, कहीं ना कहीं आगे पीछे बीच में।
या मैं अगर ये कहूं कि और भी इसके बड़े सारे वर्जन्स होते हैं, आप देख लेना, है ना। लाइक का उल्टा नॉट लाइक हो गया, वो समझ में आ जाएगा आपको। इसको थोड़ा सा अभी रुक के बताता हूं, इन और नॉट इन, राइट। तो अगर मैं ये कहूं कि मुझे गेट द एम्प्लॉइज ऑफ एमकेटी डिपार्टमेंट, तो मैं क्या करूंगा, उप्स, राइट, सिंपल। भाई डिपार्टमेंट इक्वल टू एमकेटी। अगर मैं ये कहूं कि भाई मुझे, अच्छा इसमें मान लो एक और भी डिपार्टमेंट है, सेल्स, राइट। अब अगर मैं ये कहूं कि मुझे सेल्स और मार्केटिंग, राइट, सेल्स और मार्केटिंग दोनों डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज चाहिए, है ना। गेट द एम्प्लॉइज ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट। ओके, तो देवेंद्र बताओ क्या सीक्वल बनेगी मेरी। स्टेटमेंट बताओ। नहीं, तुम भूल गए हो अपना, अभी तैयारी कर रहे हो, कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। ब्रिज आप बताओ। एंड नहीं आएगा यार, एमकेटी कोमा सेल्स, राइट। अच्छा, कोई और तरीका है इसका। मैं लिख दूंगा यहाँ पे डिपार्टमेंट इक्वल टू एमकेटी और डीईपी डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स। तो ये जो ऑपरेटर होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि या तो एमकेटी और या सेल्स। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो इसको चेक भी करने नहीं जाता है। वो कहता है जब एक, मतलब दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई, पहली कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पे दो कंडीशन है, राइट, डिपार्टमेंट इक्वल टू दिस और डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स। तो इन दो कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो वो दूसरी कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा, वो दूसरी कंडीशन को चेक भी नहीं करेगा। तो हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम इस चीज, लेकिन एंड लगा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, और दोनों एक बार में ट्रू होगी नहीं, क्योंकि या तो ये होगा या ये होगा, राइट। तो हम इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है ये। अच्छा, अब आता है ग्रुप बाय क्लॉज। तो हमारे पास कुछ एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं, सम है, एवीई, एवीजी होता है, या काउंट होता है, राइट। तो अब जरा मेरे पास अगर ऐसी सीक्वल है कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं, देखो ध्यान से सुनना इस चीज को, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, कुल कितने एम्प्लॉइज हैं मेरे पास ये मुझे बताओ, राइट। कुल कितने एम्प्लॉइज हैं ये मुझे बताओ। तो आप क्या कर दोगे, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय,
तो ये क्या कर देगा, आपने क्या किया ना, पूरी टेबल पे लगा दिया काउंट। तो इसमें कोई ग्रुप बाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई एक रूम के अंदर मान लो 100 लोग भरे हुए हैं, या आपको नहीं पता कितने लोग भरे हुए हैं, आप आपसे बोला जाए इस रूम के अंदर कितने लोग हैं ये काउंट करके मुझे बताओ, तो आप ग्रुप बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सभी काउंट करने, एक ही ग्रुप हो गया, यानी कि एक रूम हो गया, राइट। लेकिन अगर आपको मैं बोलूं कि भाई इस रूम के अंदर लाइक कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, ये काउंट करके बताओ, राइट। तो मान लो इस टेबल के अंदर एक जेंडर कॉलम भी है, राइट। राइट, तो मैं कहूं कि भाई मुझे ना कितने मेल और कितने फीमेल हैं ये करके बताओ, तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट जेंडर जेंडर कोमा काउंट स्टार फ्रॉम EMPLOYEE ग्रुप बाई GENDER जेंडर। तो मैं इसको ऐसे करके शो कर दूंगा, ठीक है। या मुझे अगर ये एक 4.3 सेलेक्ट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट कोमा सम ऑफ सैलरी फ्रॉम, कॉलम का नाम हो सकता है गड़बड़ हो, मतलब उस पर मत जाना, ग्रुप बाई डिपार्टमेंट। तो ये क्या करेगा, मेरे को डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का सम करके दे देगा। तो जब हम ये काउंट, सम, एवरेज, इन चीजों को हम कर रहे होते हैं, तो हमें ग्रुप बाई क्लॉज का यूज करना पड़ता है। तब यूज नहीं करना पड़ता है जब हम पूरी टेबल पे ऑपरेशन कर रहे हैं, तब हमें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमने ग्रुप वाइज इसलिए लगाना पड़ता है कि जैसे जेंडर वाइज काउंट किया है, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी को सम किया है। अच्छा, जो ग्रुप बाई का वेयर क्लोज होता है दैट इज कॉल्ड हैविंग क्लोज। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई, अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे उन डिपार्टमेंट की सैलरी शो करो जिन डिपार्टमेंट की सैलरी का सम 6 लाख से ज्यादा हो, राइट। तो जब आप ग्रुप पे फिल्टर करते हो, ध्यान देना इस बात पे, जब आप ग्रुप लेवल पे फिल्टर करते हो, उस टाइम पे आप हैविंग क्लोज का यूज करते हो, है ना। उस टाइम पे आप हैविंग क्लोज का यूज करते हो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, हैविंग सम ऑफ सैलरी इज ग्रेटर देन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये क्या करेगा, पहले ग्रुप बाय सम करेगा, सम करने के बाद क्या करेगा, सम करने के बाद ये उन रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर देगा जिनकी सैलरी 6 लाख से ज्यादा नहीं होगी, उन्हीं को दिखाएगा जिनका सम करने के बाद 6 लाख से ज्यादा आ जाता है। तो ये ऐसा करके ये चलता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं सेलेक्ट स्टेटमेंट 25% डेटाबेस को कवर कर लेता है। अभी हमने इसके अंदर बहुत सारी चीजें यूज नहीं की है, जैसे इसमें आप सब क्वेरी लगा सकते हो, ठीक है। इसमें आप मोर देन वन टेबल ज्वाइन कर सकते हो, राइट। अभी ये दो चीज हमने कवर नहीं की है, अगले सेशन में करेंगे। गेट दी डिप, अच्छा इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, DDL स्टेटमेंट जो होता है, राइट, वो आपको पता ही है कौन कौन से, क्रिएट एंड ऑल्टर, और DML आपको पता है, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। तो इन सब की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, इन सब चीज के बीच में जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि मान लो एक डेटाबेस आपने कहीं पे इंस्टॉल किया है, करेक्ट। अब उस डेटाबेस को आप सब लोग उसको यूज करना चाहते हो,
तो याद रखो डेटाबेस में हमेशा दो चीजें होती हैं। डेटाबेस में हमेशा दो चीजें होती हैं, एक डेटाबेस सर्वर और एक डेटाबेस क्लाइंट। एक डेटाबेस क्लाइंट, राइट। तो मान लो ये डेटाबेस है, राइट। अब इसको ब्रिज भी यूज कर रहा है, राइट। इसको देवेंद्र भी यूज कर रहा है, इसको पवन भी यूज कर रहा है, राइट। तो जब ये लोग इसको यूज करेंगे तो ये किस चीज से कनेक्ट करेंगे, उसको डेटाबेस क्लाइंट से यूज करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि ब्रिज की मशीन पे डेटाबेस इंस्टॉल, डेटाबेस एक ही जगह रखा जाता है सेंट्रलाइज एनवायरनमेंट में, लेकिन तो फिर ये कैसे एक्सेस करते हैं इसको, क्लाइंट के थ्रू। तो आप क्या करोगे, डेटाबेस क्लाइंट इंस्टॉल करोगे। आप केवल ओरेकल क्लाइंट भी अगर इंस्टॉल कर लोगे तो उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। आप टेबल क्रिएट करने के लिए, प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए, उसको देखने के लिए आप क्या करते हो, क्लाइंट इंस्टॉल करते हो, डेटाबेस क्लाइंट। डेटाबेस क्लाइंट क्या होता है, डेटाबेस क्लाइंट इज यूज्ड टू एक्सेस a particular database, to access a database, not particular, to access any database। बेसिकली उसके वो ड्राइवर्स होते हैं और बहुत सारी चीजें उस क्लाइंट के साथ आती है। और उसको कैसे, अब जैसे ब्रिज है, ब्रिज मान लो ब्रिज क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, 4 कंपनी के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो ब्रिज के पास एक डेटाबेस ये है, कोई एक और डेटाबेस था, दूसरा तीसरा डेटाबेस था। तो ब्रिज को ये वाला डेटाबेस एक्सेस करना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है, ये कैसे पता चलता है, ओरेकल के अंदर एक फाइल होती है, दैट फाइल इज कॉल्ड टीएनएस ओरा, टीएनएस नेम्स डॉट ओरा, टीएनएस नेम्स डॉट ओरा। ओके। जब आप क्लाइंट इंस्टॉल करते हैं तो वो फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है आपकी मशीन पे एक लोकेशन के अंदर, ठीक है। दिखाऊंगा वो लोकेशन भी आगे वाले सेशन में। तो उस टीएनएस फाइल के अंदर क्या होता है, सारी मशीन्स के एड्रेस पड़े होते हैं, सारी मशीन्स के एड्रेस, सॉरी सारे डेटाबेस के एड्रेस पड़े होते हैं कि इस डेटाबेस का एड्रेस क्या है, इस डेटाबेस। तो जब ब्रिज किसी डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो जो डेटाबेस का नाम उन्होंने दिया है, वो जा क्लाइंट सर्च करता है टीएनएस ओरा के अंदर कि अच्छा ये नाम दिया है, इस नाम के अगेंस्ट में कौन सी मशीन है, यानी कि उसका आईपी एड्रेस क्या है, और उस आईपी एड्रेस पे कौन सी सर्विस से मुझे कनेक्ट करना है। So that information is there in your tnsnames.ora file। जब आप एक डेटा सोर्स बनाते हैं उस टाइम पर भी, जब डेटा सोर्स जब आप बनाने जाते हैं तो वो भी टीएनएस ओरा से ही इंफॉर्मेशन लेता है, इन केस ऑफ ओरेकल, ओरेकल के केस। इसीलिए ओरेकल का डेटाबेस एक्सेस करने के लिए आपकी मशीन पर टीएनएस मतलब ओरेकल क्लाइंट का होना जरूरी है। जब आप ओरेकल क्लाइंट को इंस्टॉल करेंगे, पहले इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद tnsnames.ora फाइल के अंदर आप इस डेटाबेस की एंट्री करोगे, और जब इस डेटाबेस की लाइव करके दिखाएंगे इसको हम आपको अगले सेशन में, जब इसकी आप एंट्री कर दोगे तो फिर आप इस डेटाबेस को एक्सेस करने लग जाओगे। हालांकि उस टाइम पे उसका यूजर आईडी पासवर्ड भी चाहिए, ठीक है, वो तो सिर्फ एक एड्रेस है। भाई जैसे मान लो बेंगलोर में मेरे घर किसी को आना है, राइट, तो उसके पास सबसे पहले एड्रेस होना चाहिए, राइट। एड्रेस होने के बाद उसको पता चल गया कि अच्छा वो पहले फ्लाइट पकड़ेगा या ट्रेन से जाएगा और ऐसे करके मेरे घर तक आ जाएगा, लेकिन मेरे घर के अंदर घुसने के लिए मेरी परमिशन होनी चाहिए, राइट। या तो उसको सिक्योरिटी गार्ड नीचे पकड़ लेगा कि भाई आपके पास परमिशन है कि नहीं है, अगर उसके पास परमिशन होगी तो वो एंटर कर जाएगा। सिमिलरली एड्रेस होना एक अच्छी बात है, एड्रेस इज देयर इन योर tnsnames.ora फाइल, लेकिन जब आप जाके कनेक्ट करोगे तो वो यूजर आईडी पासवर्ड पूछेगा कि किस यूजर आईडी से आप कनेक्ट होना चाहते हैं। यूजर नाम तो पता, यूजर आईडी पता है, लेकिन पासवर्ड भी आपके पास होना चाहिए, राइट। तो ऐसे करके ये कनेक्ट करता है। अभी तो फिलहाल आप लोग क्या करोगे कि वो जो लाइव सीक्वल वाला और एक क्या है, लाइव सीक्वल करके ओरेकल ने जो दिया हुआ है उस पे अपनी प्रैक्टिस करो,
इन सारी सीक्वल्स की फॉर्मूले लिखी है यहाँ पे, और देखो क्या है क्या नहीं है। हाँ बोलो देखो। हाँ, जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर उस डेटाबेस के अंदर यूजर्स बनाते हैं, और जब आप कनेक्ट करोगे उससे, तो वो जो भी यूजर आईडी आप दोगे, तो वो यूजर आईडी और पासवर्ड इस डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। यस, वो दो चीजें होती हैं डेटाबेस में, डेटाबेस सर्वर और डेटाबेस क्लाइंट। अभी आपने क्या किया है अपनी मशीन पे, जिन लोगों ने भी इंस्टॉल किया था, दैट वाज डेटाबेस सर्वर, इसलिए आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे थे। लेकिन मान लो उसी डेटाबेस को दूसरे लोगों को एक्सेस करना है, तो वो लोग कैसे एक्सेस करेंगे? डेटाबेस क्लाइंट के थ्रू। हाँ, वो यही होता है कि मान लो जैसे पावर बिल्डर की एप्लीकेशन है ना? तो पावर बिल्डर की एप्लीकेशन क्या कर रही है, एक फ्रंट एंड पावर बिल्डर में लिख रहे हैं आप, और डेटाबेस में आपका डेटाबेस पड़ा हुआ है, तो वो केवल टू लेयर आर्किटेक्चर हो गया, क्लाइंट और सर्वर। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी आर्किट लेयर्स भी होती हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि जो एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे जावा की है, किसी और चीज की है, तो वो सारा का सारा लॉजिक डेटाबेस में ना रख करके एक एप्लीकेशन सर्वर पे रखते हैं। तो आप इसके थ्रू कनेक्ट करते हो एप्लीकेशन सर्वर के, और वो एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस से कनेक्ट करता है, फिर ऐसे करके काम चलता है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब आपकी बड़ी एप्लीकेशन होती है, तो मान लो एक डेटाबेस ये है, इसके पैरेलल में दूसरा डेटाबेस चल रहा होता है, तीसरा भी चल रहा होता है, ठीक है, या मान लो इसी पे आप बहुत लोड ले देने लग गए उस एप्लीकेशन के थ्रू, राइट, तो वो फट सकता है। होता क्या है कि जब आपके एक्चुअली पावर बिल्डर में क्या होता है, अभी उस वाले उसमें मत जाओ, अभी हम डेटाबेस की बात डिस्कस करते हैं, ठीक है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। तो पीएल सीक्वल का डेवलपर बनने के लिए एसक्यूएल सेलेक्ट अगर आपका धांसू हो रखा है, तो मान लो आपका 50% डेटाबेस हो गया कवर। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आपका 50%, आप 50% पीएल सीक्वल डेवलपर बन गए, अगर आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया है तो पहले वो चीज कवर करो, ठीक है, क्योंकि पीएल सीक्वल की भी काफी वैकेंसीज निकलती रहती हैं और लोग नहीं मिलते हैं। अगले सेशन में हम लोग डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे, फिर उस एक ही डेटाबेस को चार लोग अलग अलग जगह से एक्सेस करेंगे क्लाइंट के थ्रू, ऐसा करके करते हैं, ठीक है। क्या? हाँ बोलो। लाइव डेटाबेस पे आप सीक्वल रन कर सकते हो, ये ओरेकल ने प्रोवाइड किया हुआ है। क्या देखेंगे कहाँ मतलब? नहीं नहीं, अभी तो आपको क्या करना है कि आपको सीक्वल रन करनी है। सीक्वल रन करने के लिए ओरेकल डेटाबेस होना जरूरी है। अगर ओरेकल डेटाबेस आपके पास नहीं है, अगर ओरेकल डेटाबेस आपके पास नहीं है, तो लाइव सीक्वल करके ओरेकल ने दिया हुआ है, ठीक है, वहां पे आप अपनी सीक्वल्स रन कर सकते हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, बहुत सारी टेबल्स इसमें, वो देख लेना, मैंने कभी यूज नहीं किया, ठीक है। हाँ, इसको एक बार देख लेना, और इसमें आप अपनी सीक्वल्स वगैरह लिख करके रन करके देख सकते हो, ये है इसका फंडा पर्पस। आप पता नहीं कहाँ से चले, देख लेना। तो इसमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इंस्टॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, ये चीज है।
ठीक है, चलो फिर। हाँ।